उन्होंने कहा, "बेटा अंदर आओ, डरने की ज़रूरत नहीं।" एक भारी आवाज़। उन्होंने कहा, "डरने की ज़रूरत नहीं है बेटे, मेरे पास आओ, कोई बात नहीं।" जैसे ही मैंने वो आवाज़ सुनी, मानो एक तरीके से एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ मैं ज़िंदगी भर बैठ सकता हूँ। मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। एक इतनी अच्छी भावना, मानो जैसे रेगिस्तान में पानी की तरह कुछ इस तरीके का मुझे लगा ये मुझे प्रोटेक्ट कर लेंगे। तब ऐसा भाव आते ही, न जाने क्यों, उन्होंने कहा, "ईथन तुम्हें भूख लगी है ना?" ईथन मुझे लेकर अंदर चला गया। मैंने उनसे पूछा, "ईथन ये कौन है?" उन्होंने कहा, "ये मेरे दादा हैं और वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे उनसे डर लगता है।" मैंने बोला, "क्यों? वो तो बहुत अच्छे हैं।" तब उसने बोला कि, "पता है खिड़की के बाहर कौन था?" मैं मैं जम गया। मैं सच में वहाँ पे एक मूर्ति की तरह जम गया। इसे वो दिख रहा था। इसे वो परछाई दिख रही थी। कौन थे? दादा थे? कौन थे? उसने कहा, "खिड़की के बाहर मेरे दादा के भाई थे। मैं एक अनजान घर में हूँ जहाँ मुझे खिड़की से एक परछाई दिखी है और एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका भाई एक मॉन्स्टर है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों आया यहाँ। मैं डर गया था। मैं सोच रहा था मैं कहाँ से भागूँ? लेकिन भागूँगा तो कहाँ भागूँगा? बाहर वो है, अंदर ये बूढ़ा व्यक्ति।" ईथर ने कहा, "देखो, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता पर ऐसा कहते हैं कि..." मैंने कहा, "ईथन..." उसने कहा, "पहले आप मेरी बात सुनो।" ईथन एकदम सीरियस था। उसने मुझे बताया कि वो और उसके दादा 2 भाई थे। जो बूढ़े व्यक्ति बैठे हैं वो उनका एक छोटा भाई था, जो अपने नाखून नहीं कटवाना चाहता था। इसी तरीके से उन्होंने ही अपने छोटे भाई को पाला था। उनके माँ-बाप नहीं थे, इसलिए वो अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। वो उनके लिए एक उम्मीद था, जो हमेशा उनके साथ रहता था। इसीलिए वो उन्हें ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे। लेकिन उनके छोटे भाई का ऑब्सेशन अपने नाखों से बहुत ज़्यादा था। वो उन्हें लंबे रखना चाहते थे। लेकिन एक दिन नींद में उन्होंने ज़बरदस्ती उसके नाखून काट दिए, ये सोचकर कि ये कहीं किसी इविल एंटिटी को ना अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि वो सच में बहुत बड़े थे, बहुत लंबे नाखून। वो जब उठा तो मानो पागल हो गया, मानो उनकी ज़िंदगी ही छीन ली। उसने अपने हाथों को न जाने इतना चोट पहुँचाया। उन्होंने कठोर दिल करा और उन्होंने अपने छोटे भाई को कहा कि ये नहीं होगा, ऐसे ही रहना होगा तुम्हें। और वो घर से भाग गया। वो जब शाम को घर लौटा तो वो उँगलियाँ टूटी हुई थी, 4 उँगलियाँ टूटी हुई थी। उन्होंने कहा, मेरा हाथ एक पत्थर के नीचे आ गया। पर वो जानते थे कि ये हाथ अपने आप पत्थर के नीचे नहीं आया। उन्होंने अपना हाथ किसी बड़े से पत्थर से कुचल लिया था। चारों उँगलियाँ टूट चुकी थी पूरी तरीके से, और वो इस तरीके से टूटी थी कि अंदर से एक भी हड्डी जुड़ी नहीं थी और बाहर से
एक भी मांस छिला नहीं था। बहुत ही शानदार तरीके से वो काम किया गया था। मेरे दादा देख के हैरान थे। वो उन्हें अस्पताल ले गए जहाँ पर उनका ऑपरेशन हुआ और उन्होंने अपने आप डॉक्टर को कहा कि इन्हें आप ऐसा कर दो, एक प्रोसेस जहाँ पे हड्डियों को लंबा करा जाता है, वो पहले से कुचली जा चुकी थी। तो स्टेंसिल लगाकर उन उँगलियों को जितना हो सके उतना लंबा किया गया। ऑपरेशन के बाद एक आदमी 7 ऑलमोस्ट 7 फीट का और उसका एक छोटा भाई जो कि मात्र 5 फुट का है, मगर उसकी उँगलियाँ करीबन-करीबन 1 फुट लंबी हैं। बहुत ही अजीब था ये। आसपास के लोगों ने ये देखकर बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट किया और एक दिन उनको दिखा कि उनका छोटा भाई कुछ ब्लैक मैजिक जैसा कर रहा है और अपने भाई को समझाया कि तू ये क्या कर रहा है? उसने कहा कि चिंता मत करो, ये आखिरी बार है, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे दादा चुपचाप चले गए क्योंकि वो भी परेशान हो चुके थे। अगले दिन उन्होंने देखा कि उनका भाई गायब है। उन्होंने पास के एक पास्टर को बुलाया कि कहीं कुछ एंटिटी तो उसे लेके नहीं गया? मैं कुछ भी करके उसे बचा सकता हूँ। मुझे पता था मैं उसे बचा सकता हूँ। मुझे लगा था। मगर पास्टर ने कहा कि यहाँ पर किसी को समन किया गया है। शायद से सिलेंडर मैन को या इसी तरीके किसी एंटिटी को, जिसकी वजह से वो उँगलियाँ यहाँ पर काटी गई हैं। वहाँ पे 4 नहीं 8 उँगलियाँ काटी गई थीं। मानो उनके छोटे भाई को जो सबसे ज़्यादा प्यारा था, लंबे हाथ, लंबे नाखून या लंबे उँगलियाँ वहाँ पर कटी हुई थी और तब से वो गायब है। उनके दादा ने बताया था कि मुझे बच के रहना है, हम सबको बच के रहना है क्योंकि वो जो भी ब्लड रिलेटेड हैं, उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो तुम्हें खतरा नहीं है? ईथन ने मुझे समझाया कि अगर वो आ भी गए तो वो या तो दादा को या मुझे अपना शिकार बनाएंगे, तुम्हें नहीं। इतने में अंदर से आवाज़ आई, बेटा। उन्होंने हमें बुलाया। उन्होंने ईथन को कहा कि तुम अंदर सो सकते हो मेरे बेड में। ईथन सोने चला गया और मैं उनके पास बैठा रहा। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बचपन में ये करता था, मैं बचपन में ऐसा करता था, मैं और मेरा भाई। वो कहानी सुनाने लगी और मैं भी उन्हें सुनना सुनना चाहता तो था, पर जब तक मैंने ऊपर नहीं देखा था। खिड़की पे बहुत ही हल्के रिफ्लेक्शन से मुझे दिखा वो आदमी 5 फुट का, खिड़की से मैं नहीं देख सकता था। मैं जम गया। मैं क्या करूं? मैं अंदर भागूं? कौन है ये? मैंने जब ध्यान से बस एक ही बार देख पाया दोबारा ऊपर, मैंने देखा दाएं से लेकर बाएं तक एक चेहरा जो चमक रहा है। आंखें बड़ी बड़ी, नाक नहीं थी वहां, और बस इस कान से लेकर उस कान तक एक लंबा, बहुत ही लंबी स्माइल, लंबे दांत, मानो होठ थे ही नहीं वहाँ, सिर्फ जबड़ा। और वो इतना लंबा फेस था कि मैं देख ही नहीं पाया। मैं बस
नीचे देखकर सुनता गया और बस सुनता गया सारी कहानियाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, और मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं लगा। मैं जब उठा तो ईथन ने मुझे उठाया था। उन्होंने कहा कि वो लोग आ गए बाहर। गाड़ी का आवाज़ आया, गाड़ी की हॉर्न, और वो लोग अंदर आने लगे। वो लोग वापस आ गए थे, और तभी मैंने शीशे में देखा, वहाँ एक नोट था जिस पे लिखा था, अगर तुम रिएक्ट करते तो शायद ये सुबह नहीं देख पाते। मैं आज तक ये सोचता हूँ कि वो आज भी मुझे देख रहा है, और आज भी मैं जंगल में बस ये सोचता रहता हूँ देखते हुए कि क्या वो कभी मेरे पीछे आएगा, क्या मैं सच में बच गया हूँ उससे। ये बहुत क्रीपी इंसिडेंट है, क्योंकि ये सारी बात आज की एक सच्ची कहानी है। खैर, ये कहानी से हमें पता लगता है कि हमें कहीं पर भी बिना जानकारी के नहीं जाना चाहिए, खासकर ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा खिड़कियाँ हों। और मेरे घर में भी 4 खिड़कियाँ हैं, जिनके शीशों पे हमेशा पर्दे लगे रहते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं आपसे फिर दोबारा मिलूँगा किसी और शानदार कहानी के साथ। प्लीज़ इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके की कहानी आपको सावधान रखती है।